प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 4 के कार्य शक्तिता ऊर्जा के अंतिम लेक्चर को अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम संघट मतलब टक्कर के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं क्या कहते हैं, अबे मेरे से क्यों टकरा रहा, मेरे से क्यों टक्कर मार रहा। तो एक्चुअल में जो उसका साइंटिफिक वर्ड है वो संघट है। क्या है? संघट। तो आपका जो संघट है वो क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है, यहां टकराए तो ये टक्कर कहलाती है, इसे संघट कहते हैं। संघट के 2 प्रकार की संघट होती है। हम जब बात करेंगे संघट की, एक करेंगे पूर्णता प्रत्यास्थ संघट, और दूसरी पूर्णता अप्रत्यास्थ संघट। संघट को क्या कहते हैं? टक्कर भी कहते हैं। एक टक्कर मतलब यहां पे टक्कर का मतलब नहीं है कि दोनों बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में है। एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके पास लाते हैं ना, तो प्रतिकर्षण के कारण वो अपने पथ को बदल देता है। ये भी टक्कर कहलाता है, इसे भी टक्कर कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जब 2 वस्तु टकराए तो वो एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में आए। जब एक वस्तु की प्रेजेंस में, एक वस्तु की उपस्थिति में दूसरी वस्तु अपने पथ को बदल देती है, उसे भी टक्कर कहते हैं। तो अब हम संघट के बारे में बात कर रहे हैं, पूर्णता प्रत्यास्थ संघट। इस संघट में संवेग, टक्कर के दौरान संवेग और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये दोनों संरक्षित रहती है। क्या रहती है? संरक्षित रहती है। संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी क्या रहती है? संरक्षित रहती है। जैसे परमाणुओं के बीच की टक्कर, मूल कणों मतलब इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों के बीच की टक्कर, ये सब क्या होती है? पूर्णता प्रत्यास्थ संघट होती है। वो अप्रत्यास्थ संघट में क्या होता है? संवेग तो संरक्षित रहता है, संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है, परंतु क्या होता है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। और सबसे बड़ी पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर का जो गुण होता है ना, जैसे 2 वस्तु आपस में टकराई, टकराने के बाद वो चिपक जाएंगी और एक ही वेग से चलेंगी, इसको क्या कहते हैं? पूर्णता प्रत्यास्थ संघट। अप्रत्यास्थ संघट। और प्रत्यास्थ संघट में क्या होगा? मूल कणों के बीच में जो टकराएं होंगी, इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेंगी। और पूर्णता अप्रत्यास्थ संघट में क्या होगा? संवेग तो संरक्षित रहेगा, परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेंगी। अब हम जो संघट के बारे में बात करेंगे, हम संघट के बारे में बात करेंगे एक विमीय संघट और द्विविमीय संघट। वो प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट तो अपना चलेगा ही चलेगा। तो जो हम एक विमीय पूर्णता प्रत्यास्थ संघट की बात कर रहे हैं, हम जो हम लेंगे टॉपिक, एक विमीय पूर्णता प्रत्यास्थ संघट। एक विमीय पूर्णता प्रत्यास्थ संघट। क्या होता है एक विमीय पूर्णता प्रत्यास्थ संघट? यहां देखिए, एक समतल तल है, एक बॉल जिसका द्रव्यमान m1 है, u1 वेग से चल रही है, m2 है, u2 वेग से चल रही है, एक ही दिशा में। और ये कंडीशन दे रखी है हमें, u1 का मान u2 से ज्यादा है। जब u1 का मान u2 से ज्यादा है, दोनों टकराएंगे, दोनों टकरा गई। टकराने के पश्चात इसका वेग v1 हो गया और इसका वेग कितना हो गया, m2 का वेग कितना हो गया, v2 हो गया।
क्योंकि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट है तो संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। संवेग क्या रहेगा? संरक्षित। संवेग संरक्षित का मतलब क्या है? टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पूर्व का संवेग कितना है? m1 u1 वेक्टर, m2 u2 वेक्टर, m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर। अब सारी की सारी बॉलें एक ही दिशा में चल रही है तो हम वेक्टर साइन मतलब सदिश का चिन्ह हटा सकते हैं। तो हमने सदिश का चिन्ह हटा दिया, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2। अब 1 वाली टर्म लेफ्ट साइड लेंगे, ये प्रथम समीकरण हो गया आपके। m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। m1 कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा? u1 माइनस v1। m2 कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा? v2 माइनस u2। ये समीकरण नंबर 2। गतिज ऊर्जा भी यहां पे क्या है? संरक्षित है। मतलब टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब हाफ हट जाएगा, बाद में हटा लेंगे, कोई बात नहीं। हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा? 1 वाली टर्म लेफ्ट साइड ले ली, इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो हाफ m1 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहां पे हाफ m2 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। ये समीकरण नंबर क्या होगी? 3। समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग कर दिया। जब भाग किया तो यहां क्या आया? m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 अपॉन m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 अपॉन m2 v2 माइनस u2। साफ कट गया सब, क्या बचा हमारे पास? u1 प्लस v1 v2 प्लस u2। इसे यूं भी लिख सकते हैं u1 माइनस u2 v2 माइनस v1। ये क्या है? टक्कर से पहले का आपेक्षिक वेग। टक्कर के पश्चात का आपेक्षिक वेग। मतलब आपेक्षिक वेग नियत है। टक्कर से पहले जो आपेक्षिक वेग था वो टक्कर के बाद क्या है? आपेक्षिक वेग आ रहा है। ठीक,
u1 माइनस u2 टक्कर से पहले का अपेक्षिक वेग है, v2 माइनस v1 टक्कर के बाद का अपेक्षिक वेग है। इस समीकरण को हमने क्या मान लिया? 4। ठीक, अभी डेरिवेशन आ गए है ये, फिर अब रिमूव कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन छोड़ेंगे, यहां से रिमूव कर देते हैं। तो कभी कभी जो एग्जामिनर पूछता है वो यहीं तक पूछता है, सिद्ध कीजिए एक विमीय संघट्ट में टक्कर से पहले का अपेक्षिक वेग टक्कर के पश्चात का अपेक्षिक वेग के बराबर होता है। तो आपको यहीं पे खत्म कर देना है, इसे इक्वेशन नंबर 5 बन जाती है, आपको इसको यहीं पे खत्म कर देना है, आपने सिद्ध कर दिया। परंतु अगर वो v1 और v2 वेग निकलवाता है तो आपको आगे करना है, जैसे मैं भी कर रहा हूं। तो इसमें क्या है, हमारे पास समीकरण क्या आई है, देखो u1 प्लस v1 v2 प्लस u2, ये समीकरण नंबर क्या आती है हमारी? 3, 4। तो v1 क्या हो जाएगा? v2 प्लस u2 माइनस u1 का मान समीकरण 1 में। हमारे पास समीकरण 1 है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस m2 v2, क्या हो जाएगा ये? m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v2 m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। अब ये इधर टर्म्स ले आए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? m1 u1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 u2 इज इक्वल टू m1 v2 प्लस m2 v2। अब यहां कितना हो गया? 2m1 u1 प्लस m2 माइनस m1 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v2। तो v2 कितना हो जाएगा? 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये समीकरण नंबर 6 आ गई। इस तरह v2 की गणना कर लेंगे। इसी प्रकार जब हम v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2 किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो हमें v1 का मान जो प्राप्त होगा, v1 का मान क्या होगा प्राप्त होगा? वो होगा 2m2 u2 m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1। ये समीकरण नंबर 7 है। इसी तरह का मान रखेंगे जिस तरह से हमने मान रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा डेरिवेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम v2 का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो हमें v1 की वैल्यू मिलेगी। अब हम इस समीकरण को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान समान है तो क्या होगा। अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान समान है तो क्या होगा। देखो हम ले रहे हैं केस m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, माना
दोनों के द्रव्यमान समान है, तो V2 कितना हो जाएगा समीकरण 6 से? V2 कितना हो जाएगा 2mu1 m प्लस m प्लस m माइनस m m प्लस m U2। तो V2 कितना हो गया 2mu1 अपॉन 2m प्लस 0 दैट इज U1। तो V2 किसके बराबर हो गया U1 के बराबर। और समीकरण 7 से देखेंगे, समीकरण 7 से V1 कितना है हमारे पास 2mu2 m प्लस m m माइनस m m प्लस m U1। तो ये कितना हो जाएगा 2mu2 अपॉन 2m प्लस 0। तो V1 किसके बराबर आ जाएगा U2 के बराबर आ जाएगा। तो इस समीकरण में देखेंगे V2 U1 के बराबर आ गया, V1 किसके बराबर आ गया U2 के बराबर हो गया, मतलब वेग बदल गए। यदि समान द्रव्यमान की वस्तुओं में टक्कर होगी तो टक्करों के पश्चात उनके वेग आपस में क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। एक टर्म और आती है इसमें, ये लंबा डेरिवेशन है काफी, प्रत्यानयन गुणांक। क्या टर्म आती है, इसे कहते हैं प्रत्यानयन गुणांक। प्रत्यानयन गुणांक अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई क्या होता है, ई का मान क्या होता है आपका टक्कर के पश्चात का अपेक्षिक वेग अपॉन टक्कर से पहले का अपेक्षिक वेग, यह प्रत्यानयन गुणांक कहलाता है। और पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या होता है, पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान 1 होता है। ई का मान क्या होता है 1 होता है। और अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान 0 होता है। ई का मान 0 नहीं होता, ई लेस देन 1 होता है। और पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई 0 होता है। ई का मान क्या होता है 0 होता है, क्योंकि टक्कर के पश्चात दोनों वस्तु जुड़ जाती हैं, एक ही वेग से चलती है, v माइनस वी 0 आ जाता है। तो इस तरह से हमने एक विमीय प्रत्यास्थ संघट को अध्ययन किया। अब हम करेंगे एक विमीय पूर्णता अप्रत्यास्थ, एक विमीय पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ एक विमीय पूर्णता अप्रत्यास्थ संघट, दो वस्तुएं m1 m2 हैं जिनके वेग u1 और u2 हैं। u1 का मान u2 से ज्यादा है, दोनों टकराती हैं और टक्कर के पश्चात दोनों चिपक जाती हैं और एक ही वेग से चलती हैं, एक ही वेग से। मतलब तो यहां पे संवेग संरक्षित रहता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग क्या रहता है संरक्षित रहता है। तो टक्कर से पहले का संवेग क्या हो गया m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर m1 प्लस m2 v वेक्टर। क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रहे हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 प्लस m2 v। तो v का मान कितना हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो इससे वेग निकल जाएगा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा K1 हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2u2 स्क्वायर। अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? k2 हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। यहां पे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान अंतिम गतिज ऊर्जा से अधिक होगा, क्योंकि यह प्रत्यास्थ टक्कर है, कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। अगर हमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो हम कैसे निकाल देंगे? k1 माइनस k2 से मान रख देंगे, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। v का मान रख दोगे। यदि रेशो निकालना है तो k1 अपॉन k2 का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर अपॉन हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो इस तरह से अप्रत्यास्थ टक्कर मिलेंगे, क्योंकि इसमें संवेग संरक्षित है और ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ है। ये ध्यान रखना है हमें, जब कोई पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो वस्तु टक्कर के पश्चात जुड़ जाती है और एक ही वेग से चलती है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी? k2 हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। k1 का मान k2 से ज्यादा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा k1 माइनस k2, और अंतर रेशो निकालना है तो k1 अपॉन k2 रख देंगे। यहां v का मान रख दीजिए आप। अब हम आते हैं अपनी द्विविमीय पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर। द्विविमीय कौन सी? द्विविमीय पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर। इसमें क्या होता है? एक वस्तु को स्थिर लेते हैं। कौन सी? एक वस्तु को स्थिर लेते हैं। देखो इसकी डायग्राम जरा ध्यान से समझनी है, क्योंकि ध्यान से समझने पे ही समझ में आएगी, वैसे समझ में नहीं आएगी। ये देखो हमारे पास m1 द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका वेग कितना है? u1 है। एक m2 द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, ये टकराती है। m1 किससे टकराती है? m2 से टकराती है। नेक्स्ट डायग्राम में क्या होता है? जो m1 द्रव्यमान की वस्तु है वो v1 वेग से क्षैतिज दिशा से कितना कोण बना के जाती है? θ1। और जो m2 द्रव्यमान की वस्तु है वो क्या करती है? v2 वेग से, मतलब क्षैतिज से कितना कोण बनाती है? θ2। तो इसका इस दिशा में संवेग कितना हो जाएगा? m1 v1 cos θ1। इस दिशा में कितना हो जाएगा? m1 v1 sin θ1। इस दिशा में क्या हो जाएगा? m2 v2 cos θ2। और इधर क्या हो जाएगा? m2 v2 sin θ2। क्योंकि यहां संवेग संरक्षित है, संवेग क्या है? संरक्षित है, तो क्या होगा? m1 u1 वेक्टर प्लस m2 इंटू 0, फिर m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। प्रथम समीकरण। यहां वेक्टर साइन इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि क्षैतिज दिशा में आ रही थी, m2 वस्तु से टकराई, इसका प्रारंभिक वेग क्या था? 0, ये स्थिर थी। दोनों टकराई, टक्कर के पश्चात जो m1 द्रव्यमान की वस्तु है वो x अक्ष से कितना कोण बना रही? θ1 कोण बना रही है। इसके संवेग को वियोजित किया तो इधर ये θ कोण बना रही, तो इस दिशा में क्या हो गया? m1 v1 cos θ1 और यहां पे m1 v1 sin θ1। और इसी तरह m2 v2 का m2 v2 cos θ2 m2 v2 sin θ2। अब x अक्ष में m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। क्योंकि x अक्ष में वस्तु आ रही थी और y अक्ष में क्या है? y अक्ष में क्या करेंगे?
जो प्रारंभिक संवेग होगा शून्य होगा, क्योंकि एक्स अक्ष में वस्तु आ रही थी, और लेकिन अंतिम संवेग में m1v1 sin θ1, ये ऊपर की ओर काम कर रहा है और ये नीचे की ओर काम कर रहा है, ये माइनस हो जाएगा m2v2 sin θ2, समीकरण 3। क्योंकि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। जब गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी तो क्या हो जाएगा? हाफ m1u1 स्क्वायर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें ध्यान देना है, एक वस्तु आ रही है जिसका वेग u1 है, दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान m2 है जो स्थिर है उससे टकराती है, टकराने के पश्चात द्विविमीय हो जाते हैं, उनका जो पाथ हो जाते हैं। जो m1 द्रव्यमान की वस्तु है θ1 कोण बनाती हुई जाती है एक्स अक्ष से, m2 θ2 कोण बनाती है, इनके संवेगों को वियोजित कर लिया। यहां पे वेक्टर साइन हमने क्यों नहीं हटाया? क्योंकि इनकी दिशाएं एक नहीं है। फिर एक्स अक्ष में निकाला, फिर वाई अक्ष में निकाला, फिर गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो हाफ m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो इस तरह से यहां पे संवेग संरक्षित है और गतिज ऊर्जा संरक्षित है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूर्णतः भौतिकी का यूट्यूब में वीडियो बनाकर अपलोड कर साधारण और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा। अब मेरी कोशिश आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ शेयर और करने हैं जिनको आप जानते हैं और जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची है। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेटे, अगर आपने आज भी मेरी वीडियो खोली है तो उससे पहले का पूरा पाठ्यक्रम इकाई 1, 2, 3 मैंने कंप्लीट कर रखी है। मैं न्यूमेरिकल्स भी दे रहा हूं, संख्यात्मक प्रश्न भी आपको करा रहा हूं। तो इसलिए बेटे, ये जितनी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें शेयर कीजिए बेटे। धन्यवाद।